हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। यह पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए रिवीजन पार्ट 2। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अपने लोगों ने कम्प्लीटली एक बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर यूनिट अपने लोगों ने पहली बार रिवाइज करा था, इससे पहले ही मैंने वीडियोस डाल दी थी इसके रिवीजन के लिए, बट वो डाली थी पार्ट्स में। पिछली वीडियो मैंने कंप्लीट डाली है, शायद वो 48 मिनट्स की है शायद समथिंग। आज अपने लोग करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली अपना एक सेकंड यूनिट है, ठीक है, जिसमें अपने लोग इसका पार्ट समझते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसको मोशन 1D भी कहा जा सकता है। इसमें अपने लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? काइनेमेटिक्स के बारे में। अब भाई जो बच्चे तो न्यू है ना, जिनका नया नया एडमिशन हुआ है, उनको काइनेमेटिक्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो 11th क्लास जब मैंने स्टार्ट कराई थी ना इस यूट्यूब पे, तो उस समय मैंने एक पहली वीडियो डाली थी अपनी। उसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा गया था कि क्या क्या होता है फिजिक्स में। तो अगर आपको बेसिक डीप में जाना है तो उस वीडियो को देख सकती हो। मैं इसको हो सका तो टैग भी कर दूंगा उस वीडियो को, ताकि आप देख सको, ठीक है। अगर नहीं कर पाता हूँ, कहीं मैं भूल जाऊँ, तो आप जाके सर्च कर लेना इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो कैनेमेटिक्स क्या है? कैनेमेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। किसके अंडर आती है? या मैकेनिक्स के अंडर आती है। किसके अंडर? मैकेनिक्स के अंडर। मैकेनिक्स के अंडर आती है भाई। क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स वर्ड कहाँ से आया? मैकेनिक वर्ड आया मिचेन से। मिचेन। मिचेन क्या है? मिचेन का मतलब होता है मोशन, सॉरी मशीन। और ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से। कैनेमेटिक्स कहाँ से आया? ये भी ग्रीक वर्ड से आया, काइनेमा। ये भी ग्रीक वर्ड से आया, काइनेमा। और इसका मतलब होता है मोशन। तो जो आपका मैकेनिक्स है, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक कैनेमेटिक्स, ठीक, और दूसरी डायनामिक्स। दूसरी है डायनामिक्स। तो अभी अपने लोग कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनामिक कहाँ से आया? डायनामिक वर्ड आया डायनामो से, which basically means power। सारे के सारे ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, सारे के सारे, ठीक है। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसमें अपने लोगों को बॉडीज इन मोशन के बारे में पता करना होता है, उनके बॉडीज इन मोशन के बारे में स्टडी करना होता है। बट जो कॉज है उनके मोशन का, उसको बिना समझे, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। जैसे फोर्स होता है ना, कॉज एक पर्टिकुलर मोशन का, उस फोर्स के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। हमें मोशन के बारे में स्टडी करना है। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना है। दैट इज मोशन के बारे में स्टडी करना है, कंप्लीटली मोशन के बारे में। मोशन कैसा है, मोशन किसकी वजह से हो रहा है, उस फोर्स के बारे में अपने लोग डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है भाई फिजिक्स की, ठीक है। तो इसमें दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स अपने लोग पहले दो यूनिट्स में, दूसरे तीसरे यूनिट में स्टडी करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में। लॉज ऑफ मोशन में अपने लोग डायनामिक्स ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे पहले काइनेमेटिक्स की। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जो कॉज है, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उसको कंसीडर करे बिना ही अपने लोग इसकी स्टडी करेंगे। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दो डिफरेंट टर्म्स की, रेस्ट एंड मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपसे अभी पूछूं जो नए एडमिशन हैं, तो आप सिंपली कहोगे द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इज सेड टू बी एट रेस्ट, एंड द बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन। यही कहोगे, क्योंकि यही पढ़ाया गया 9th क्लास में। बट जैसे जब हाई क्लासेस में जाते हो, तो चीज़ों का मतलब चेंज होना शुरू होता है मेरे भाई। कैसे सर? मैं इस समय कहूँ आपके विद रिस्पेक्ट, मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ? चलिए, मैं इस समय, आप भी अगर बैठे होंगे ना अपने घर में और मुझे देख रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक, बैठे बैठे देख रहे हो, सपोज 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 सपोज, ठीक है। आप देख रहे हो बैठे बैठे, और आपके हाथ में ये फोन है, आप मुझे देख रहे हो। कितने स्मार्ट लग रहे हैं सर। अरे नहीं, सुनो, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। अच्छा, आपके उधर इस वक्त में कैसा हुआ? सर फोन हमारे हाथ में, आप कुछ भी करो तो आप तो रेस्ट पे रहोगे हमारे लिए।
अरे बड़ा दिमाग है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फोन आपके हाथ में है, आपके विद रिस्पेक्ट तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, फोन के अंदर घुसना पड़ा हूँ। ठीक है, बट अगर आप मेरे सामने बैठे होते चेयर पर, सामने एक चेयर पड़ी है वहां बैठे होते और मैं इस तरह से मूव कर रहा होता, फिर तो जाहिर सी बात है हमारे विद रिस्पेक्ट आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप मोशन में हो। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं ऐसे बुद्ध की तरह खड़ा हुआ, ठीक, और जुपिटर पर खड़ा बंदा मुझे देख रहा है, फिर अच्छा सर वो भी खड़ा है ना, आप भी खड़े हो, तो दोनों रेस्ट पे हुए? नहीं, नहीं, कैसे? अब आप सोचिए, दो ट्रेन पे बैठे हुए हैं, एक पे आप एक पे मैं, ठीक, आपके लिए ट्रेन इधर चली गई, मेरे वाली ट्रेन इधर चली गई। तो कभी ट्रेन में बैठे हुए आपने अगर सवारी करी है और आप अगर बाहर नोटिस करते हो तो आपको यही लगता है उस समय का ग्राउंड पीछे जा रहा है, आपके विद रिस्पेक्ट तो आपको क्या नजर आता है, ग्राउंड पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यही नजर आता है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, आपकी ट्रेन मूव कर रही है जिसके विद रिस्पेक्ट आप रेस्ट करो, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट आप रेस्ट करो, बट ट्रेन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट मूव कर रही है। तो बाहर खड़ा बंदा जब आपको दिखेगा तो आप भी उसको कैसे दिखोगे, मोशन में दिखोगे, क्योंकि आपकी ट्रेन मोशन में है, दैट्स सी बात। बट आप अगर ट्रेन के अंदर बैठे हो और बाहर वाले बंदे को देख रहे हो तो आपको वो बंदा कैसा दिखेगा, वो मोशन में दिखेगा, क्योंकि आप तो अपनी गाड़ी का विद रिस्पेक्ट कहाँ हो, बैठे हुए हो रेस्ट पर। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है। हम कभी नहीं कह सकते किसी भी बॉडी को कि वे एब्सोल्यूट रेस्ट पर, कभी नहीं कह सकते। वो रेस्ट पे किसी और के विद रिस्पेक्ट होगा और मोशन में किसी और के विद रिस्पेक्ट हो सकता है, वही बॉडी, वही सेम बॉडी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप अगर सामने बैठे होते, आप अगर सामने बैठे होते, ठीक है, और मैं ऐसी पोजीशन में होता तो मैं रेस्ट पे होता। बट अगर आप सामने चल रहे होते और मैं ऐसी ही पोजीशन में होता तो आपके विद रिस्पेक्ट में मोशन में होता, क्योंकि आप अपने आप को काउंट नहीं करते कभी भी कि आपका मोशन कैसा। तो यहाँ पर दे आर नेवर एब्सोल्यूट, दे आर नेवर एब्सोल्यूट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। दे आर ऑलवेज रिलेटिव, ये हमेशा रिलेटिव होते, दे आर ऑलवेज रिलेटिव, हमेशा रिलेटिव होते हैं। इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, रेस्ट एंड मोशन आर नेवर एब्सोल्यूट एंड आर नेवर एंड आर ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर। इसी के बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक और आता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी को भी कह सकता हूँ, बहुत छोटी चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहूंगा? नहीं, ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। क्यों? ट्रेन तो सर बहुत लंबी होती है, 100-200 मीटर होती है, कैसे मान लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक है। अब अगर कोई बॉडी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है, भाई ए से बी गई, उसने एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करा, और वो अच्छा खासा डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ तो है समथिंग अबाउट 200 या 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर के सामने 200 मीटर की ट्रेन, 200 मीटर भी मैंने बहुत बोल दिया, क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो इस केस में अपने लोग इस 2000 किलोमीटर की जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी मोशन के दौरान अब अगर मुझे ट्रेन को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं उस ट्रेन को क्या मानूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपैरेबली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसके कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन के टाइप्स भी होते हैं, फिर भी मोशन के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं? ठीक है, तो भाई पहली बात अपने लोग करेंगे, बॉडी रेस्ट पर हो सकती है, ठीक। दूसरी बात करेंगे अगर मोशन की, तो मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे भाई, दो तरह के होते हैं भाई, एक दो, कौन कौन से? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज वी कांस्टेंट, दैट इज वी कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो मतलब क्या हो गया? तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है? तो एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कहने का मतलब ए कांस्टेंट है, कहने का मतलब ए कांस्टेंट है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहले तो हो गया वी नॉट कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, वी कांस्टेंट नहीं है। तो वी कांस्टेंट ना होने का कारण एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, हाँ तो ये हो सकता है। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ए नॉट कांस्टेंट, ए नॉट कांस्टेंट, ठीक। ए नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ए नॉट कांस्टेंट का मतलब होगा ए यहाँ तो इंक्रीज कर रहा होगा, ए यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा, दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये दो चीजें हो सकती है। टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास ये आपको जो दिख रहे हैं, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आगे जाके अपने लोगों ने ग्राफ्स को प्लॉट करना है, भाई ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। ओके, आगे सुनिए, टाइप्स ऑफ मोशन भी आपके हो गए। हो ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी या स्पीड की कितने टाइप्स की होती हैं, तो भाई वेलोसिटी या स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, दूसरी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, भाई बॉडी यहां से गई, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, उनका सबका नेट जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात हो रही है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्ले वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है भाई, इसके बारे में तो पहली बार सुना है सर, तो सुनिए भाई फिर। स्कूटी, गाड़ी, बाइक अगर आपने कभी भी चलाई है तो आपका जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर वो क्या कर रहा होता है, वो आपको उसी टाइम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, जिसको अपने लोग स्पीड कहते हैं, उसी टाइम की, उसी इंस्टेंट की। वो 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसी इंस्टेंट की स्पीड है, जिसको मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड है तो वो क्या होती है, स्पीड होती है। तो कैसे पता करता है सर स्पीडोमीटर, तो वो मान लिया जाए स्मॉल इंस्टेंस डेल्टा टी, बॉडी यहां से चली यहां तक पहुंची, दैट इज ए टू बी, तो बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करा डेल एक्स नाम का, कितना टाइम लगा, डेल टी टाइम लगा। तो इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और इसको निकालने का तरीका, उसी टाइम का डेल एक्स डिवाइड कर दो उसी के टाइम के साथ, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी से आपको क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला डेल एक्स अपॉन डेल टी है। चलिए और आपको समझा देते हैं, और आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। अगर मैं बात करता हूं आपकी पर्टिकुलर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ग्राफ बन जाता है स्ट्रेट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रही है। बट इन केस अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समथिंग इन सच अ केस, अगर ऐसा कोई ग्राफ बनेगा तो क्या करोगे, तो मैं दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो देखो जैसे अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, दैट इज एक्स, सिमिलरली यहाँ पर सॉरी एक्स होगा। अगर आप क्या करो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ से आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, इसका एंगल थीटा दैट इज टेन थीटा विल गिव यू, तो इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये क्या है, ये टाइम है टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये पर्टिकुलर टेन थीटा क्या है, ये स्लोप होता है, क्या होता है, ये स्लोप होता है, कितना पर्टिकुलर इंक्लाइंड है, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी।
तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं लाइन का स्लोप पता कर लूं, वो उस समय की क्या बता देगा, वेलोसिटी बता देगा। अब जैसे ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कंसिडर करे, ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ कंसिडर करे, तो इन 2 पॉइंट्स को मैं नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं एक, और एक सामने की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है t1, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है t2, तो ये जो डेल्टा टी है ये मिल जाएगा मुझे कैसे, t2 माइनस t1, ठीक है सर, मिल जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं वेलोसिटी को नाम दे दूँ v1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी को नाम दे दूँ v2, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा v, सॉरी डेल्टा x है ना, तो x1 और x2, तो मुझे डेल्टा x मिल जाएगा कैसे, x2 माइनस x1, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करूंगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करने का सिंपल तरीका क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। दो इंस्टेंस पर दो पर्टिकुलर डिस्टेंसेस, दोनों का आपस में माइनस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये प्रोवाइड क्या करवाएगा, प्रोवाइड तो वही करवाएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक टर्म आता है डिफरेंशिएशन, अब एक टर्म आता है डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में अगर आपको बहुत डीप पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, तो डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने कम्प्लीटली समझा रखा है, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक काम क्या है, इट बेसिकली हेल्प्स इन डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स। क्योंकि अगर ये लार्ज पार्ट है, इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये डिफरेंशिएशन का काम है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, y अगर फंक्शन है x का, ये फॉर्मूला बताऊंगा सीधा मैं, इतना टाइम नहीं होगा अपने पास। y इज अ फंक्शन ऑफ x का, तो इसका मतलब क्या है, x अगर चेंज होगा तो y चेंज होगा। y फंक्शन है x का, तो इसका मतलब क्या हुआ, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। And if I differentiate y with respect to x, if I differentiate y with respect to x, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाता है dy over dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू व्हाट, तो d ओवर dx इधर भी आ जाएगा, d ओवर dx इधर लगाया तो d ओवर dx इधर आ जाएगा, तो x की पावर n। तो इधर क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इधर इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होता है, दैट इज n x की पावर n माइनस वन, इसका डायरेक्ट मतलब आपको पता होता है n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली जैसे डिफरेंशिएशन का काम होता है टुकड़ों में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करने का, उसी समय इंटीग्रेशन का काम होता है, इंटीग्रेशन का, कि उन्हीं पार्ट्स को दोबारा से जोड़ने का काम करेगा वो। तो दैट मीन्स अगर जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको अगर मैं y को इंटीग्रेट करूंगा, ये इंटीग्रेट है विद रिस्पेक्ट टू x, वही विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x इधर लगाया था dx, वैसे विद रिस्पेक्ट टू x इधर लगाएंगे dx, तो इधर भी करना पड़ेगा, किसके विद रिस्पेक्ट, x के विद रिस्पेक्ट। तो ये क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करते हो तो फॉर्मूला निकल के आता है x की पावर n अपॉन n प्लस वन। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली आपको एक बड़ी ही जल्दी मैंने आपको बता दिए ये दो फॉर्मूले, dy ओवर dx, ठीक, ये फॉर्मूला आएगा। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज n x की पावर n माइनस वन, ये n आगे आ जाएगा, और x की पावर अब क्या मिलेगा, पहले से एक कम हो जाएगी, इधर x की पावर n था तो x की पावर अब क्या हो जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, और नीचे वही सेम पावर आ जाएगी। क्या सर हमेशा x और y लेंगे, नहीं नहीं भाई, कोई भी पर्टिकुलर चीज किसी के ऊपर अगर डिपेंड कर रही है तो उसका डिफरेंशिएशन करा जा सकता है, बट अगर आप आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर जो आपके पास ये स्मॉल टर्म्स आए हैं, इनको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ, मेन चीज आती है कैसे, हाउ। तो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, तो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करो, लिमिट्स लगा लो, आप क्या करो, लिमिट्स लगा लो। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो गिव्स यू डेल एक्स अपॉन डेल टी,
तो जैसे आपने लिमिट लगाई, ये पर्टिकुलर चीज आपकी बन जाती है dx अपॉन dt। क्या बन जाती है? dx अपॉन dt। अब ये क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का। तो ये क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इसी की वजह से ये डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिवाइड कर दिया, वरना नहीं कर पाते। अगर डिपेंडेंसी नहीं होती तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का समझ में आ गया, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। उसी सेम टाइम पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते, तो जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में चेंज हुआ। दैट इज सपोज होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल v अपॉन डेल t। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसको अगर आप डिफरेंशिएशन कर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली क्या लगाओगे? लिमिट्स लगाओगे। तो लिमिट्स डेल t टेंड्स टू 0 गिव्स यू डेल v अपॉन डेल t, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या बन जाता है? dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या निकल के आया कि इफ the differentiation of velocity is done with respect to time, then you are going to get what? Acceleration. देखो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर न्यू टर्म्स टू यू, यू हैव टू सिंपली लर्न देयर फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज क्या हैं? अगर y कोई फंक्शन है x का, तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? dy अपॉन dx विल गिव यू n x की पावर n माइनस। क्लियर होगी बात ना? हो जानी चाहिए बिल्कुल। ओके, तो ये दो फॉर्मूलेस आपको समझ में आ गए होंगे, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। चैप्टर अच्छा खासा लंबा है, बट मैं इसको बहुत जल्दी इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। हो सका तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। बट पहली प्रायोरिटी क्या है? चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट आपको करवा दूं, ठीक है। ग्राफ्स करते हैं भैया। ग्राफ्स, कितने तरह के ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं और किन के बीच में पूछे जा सकते हैं? मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कवर करता है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके ये सारे के सारे ग्राफ्स बनेंगे। एक एक्स ग्राफ बनेगा, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक। किस किस के लिए बनेगा उसकी बात भी कर लेते हैं भाई। बॉडी एट रेस्ट के लिए बन सकता है, बॉडी अगर रेस्ट पे होगी तो उसके लिए ग्राफ बन सकता है, ठीक है। बॉडी मोशन में होगी तो कैसी होगी? तो बॉडी अगर मोशन में होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, ठीक है, उसके लिए ग्राफ बनेगा। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, उसके लिए ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन आपका कैसा है? कांस्टेंट है, उसके लिए भी ग्राफ बन सकता है। और फिर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है। और लास्ट में एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए भी ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिएगा भाई। वैसे तो मैं इस ग्राफ की मैंने एक पूरी एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर भी बाकी बच्चे जो देख रहे हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, वो क्या करें? अभी वीडियो को यहीं पॉज करें और खुद बनाए सारे के सारे ग्राफ्स। मैंने कंडीशन सारे के सारे लिख दिए, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इससे ज़्यादा कंडीशंस नहीं है ग्राफ्स की, तो आपको साफ दिख रहा होगा। 5 into 3 मतलब बोले तो 15 ग्राफ्स हैं आपके सिलेबस, और इस फॉर्मेट में किसी बुक में नहीं दे रखे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपके सारे के सारे ग्राफ्स एक नज़र में आपके सामने है और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इससे अच्छा क्या चाहिए भी आपको? ये सारे के सारे ग्राफ्स अपने लोग करेंगे। एक्स टी ग्राफ, तो भाई एक्स टी ग्राफ का मतलब क्या हुआ? बॉडी इज एट रेस्ट, तो किसी टाइम टी पर बॉडी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट, जिसके विद रिस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ बॉडी को। सपोज ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ होगा? रेस्ट पे होगा। ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ होगा? रेस्ट पे होगा। ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पर होगा, सपोज बॉडी अगर यहाँ खड़ी है 2 मीटर पर उससे दूरी पर, तो बॉडी अगर यहीं खड़ी रहती है तो टाइम बढ़ता जा रहा है, तो बॉडी वहीं की वहीं। टाइम यहाँ तो बॉडी में भी 2 मीटर पर, टाइम यहाँ तो बॉडी में भी 2 मीटर पर, टाइम यहाँ हो गया तो बॉडी में भी 2 मीटर पर। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, वो अभी भी कितनी है? एक्स डिस्टेंस से, तो एक्स डिस्टेंस से अभी भी 2 मीटर पर है। अगर ये 2 मीटर था तो इधर एक्स हो गया, इधर टाइम टी हो गया,
वेलोसिटी तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, चाहो तो ग्राफ ना बनाओ, और बनाना चाहते हो तो क्या करो, अगर ये वेलोसिटी है ये टाइम है तो वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसी लाइन को डार्क कर दो। ऐसा इसमें करो, टाइम टी वाली लाइन को डार्क कर दो। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद क्या ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो बन जाएगी वो स्ट्रेट लाइन। वी कांस्टेंट हो गया। बट अगर जैसे वी कांस्टेंट है, तो जैसे आपका पहले डिस्टेंस कांस्टेंट था, स्ट्रेट लाइन बनी थी, तो ध्यान से देखिए, अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस केस में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इस केस में आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बट एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन ए टाइम टी, तो बन गया स्ट्रेट लाइन। बट अगले केस में जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट करते हो, तो जो जब आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था ये स्ट्रेट लाइन आ गई, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक। हाँ, तो भाई ध्यान दीजिएगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहने का मतलब हर 1 सेकंड में सपोज एक वेलोसिटी बढ़ेगी, वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो पहले सेकंड में बढ़ गई 1, पहले सेकंड में बढ़ गई 1, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में 3, चौथे सेकंड में 4। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा मैं, तो वेलोसिटी थ्रू आउट द पीरियड सेम बढ़ रही थी ना, तो स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए। तो इस तरह से ये आपके पास हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री। ये ग्राफ इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, अगले उसमें ये इसके पास था, ये इसके पास आ गया, तो अगले बार में क्या होने वाला सर, ये इसके पास आएगा। बिल्कुल, ए थ्रू आउट द पीरियड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो थ्रू आउट द पीरियड इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये बन जाना चाहिए। सिंपल। देखो सिमेट्री, देखो सिमेट्री, देखो, है ना। ठीक। अब सर इसका तो बताओ, ये तो छूट गया आपका, कोई बात नहीं। क्या होगा भाई, जब भी कोई चीज बढ़ रही होती है तो अपने लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बट अगर उसको और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या करते हो, इसी लाइन को नीचे की तरफ, इस लाइन को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दो। और तेजी तो और खींचना शुरू कर दो, और तेजी तो और ज्यादा खींचना शुरू कर दो। ये याद रखना, ये याद रखना। करवाने को तो मैं मैथमेटिकली भी करवा सकता हूँ, वैल्यूज ले लेके, बट टाइम नहीं है। देखना चाहो तो पिछली वीडियो देखिए ग्राफ की, उसमें मैंने ऐसे करवा रखा मैथमेटिकली, बट इसमें मैं डायरेक्टली बताऊंगा कैसे। भाई स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी बढ़ रही थी, बट अगर तेजी दिखानी है कि और तेजी से बढ़ रहा था वो पर्टिकुलर पार्ट, तो होगा क्या, इस लाइन को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। तो भाई वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी तब डिस्टेंस बढ़ रहा था ऐसे, बट जब अब वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो डिस्टेंस और तेजी से बढ़ेगा, तो लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। मैंने कहा ना, नीचे की तरफ खींच दो लाइन को जब भी तेजी दिखानी है तो। ठीक। अब यहां पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तब वेलोसिटी बढ़ रही थी ऐसे, अब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी और तेजी से बढ़ेगी, समथिंग ऐसे, और तेजी से बढ़ेगी, समथिंग ऐसे। जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे बढ़ रहा था। अब बट जब वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट और तेजी से बढ़ेगा, तो और ज्यादा कर्व कर दो, और ज्यादा कर्व कर दो। ये चीज समझिए यहाँ पर। ठीक। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, तो समथिंग ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक। एक्सेलरेशन पहले 10 था तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर 8 हुआ वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, फिर 6 हुआ वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, फिर 4 हुआ वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, फिर 2 हुआ अभी भी बढ़ेगी, 0 हुआ अब नहीं बढ़ेगी। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो भाई पहले तो ये काम करो, जहां एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उसके आगे की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो, उसके आगे की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो, कर दिया। जहां आपका ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन 0 हो रहा था, उसके आगे की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो। बट उससे पहले क्या हो रहा था, 10 पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, 10 पर वेलोसिटी बढ़ेगी, 8 पर भी बढ़ेगी, बट रेट कम होता जाएगा, बढ़ते 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 एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। पहले ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, और फिर कांस्टेंट हो गई।
जो रेट है, स्लोप बताता है, रेट स्लोप, जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा तेजी आएगी, जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा तेजी आएगी। समझ रहे हो? ठीक। बट यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जैसे ही आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट की लाइन स्ट्रेट हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट की लाइन स्ट्रेट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट की लाइन स्ट्रेट हो गई, यही मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट की लाइन स्ट्रेट हो गई। ठीक। तो वो स्ट्रेट लाइन समथिंग कैसे निकल के आई होगी, तो ये लाइन समथिंग ऐसे गई बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और ये स्ट्रेट हो गई उसके बाद। थ्रू आउट द पीरियड पहले क्या कर रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, बढ़ती हुई वेलोसिटी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे बढ़ाती है, और फिर जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगी फिर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं आपके, इसको और डीपली स्टडी करना चाहते हो तो पिछली वीडियो देखिए शौक से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास टाइम कम है क्योंकि एग्जाम्स हो सकता है जल्दी आ जाए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जल्दी करना है पहले, और टाइम उसके बाद मिलेगा तो देखते रहिए भाई। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ग्राफ्स। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की। चलिए एक चीज और बताते हैं भाई, इसमें एक चीज और बताते हैं, कुछ ग्राफ्स हैं आपके पास जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, उनके बारे में बताते हैं पहले। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन भी आपको भी करवाता हूँ। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट, कमाल कर रहे हो सर, एक्शन। बोर हो गए ना यार, 3-4 महीने से घर पे पड़े पड़े, बिल्कुल ना खेलने के लिए कुछ, करा करो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, या तो पेट निकल के पतीला हो जाए थोड़ा, करते होगे नहीं, करा करो यार। देखो मेरा पेट नहीं तो निकला होता, अभी भी लगा पड़ा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ घर पे, फिट एंड फाइन है ना। ठीक है, तो भाई मैं बात कर रहा था कुछ ग्राफ्स की, है ना। तो सपोज ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, और ये वाला अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक। तो स्ट्रेट लाइन की एक तो इक्वेशन आपको मैं बता दूं क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, एम यहाँ पर स्लोप होता है, क्या होता है, एम स्लोप होता है। सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोले तो ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस वाली लाइन। तो अगर सपोज यहाँ पर अभी के लिए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को कहाँ, जीरो पर, तो सी की वैल्यू अभी के लिए क्या है, जीरो। सपोज अगर ये लाइन समथिंग इंटरसेप्ट करती है यहाँ ऐसे कुछ इस तरह से, तो ये पॉइंट की वैल्यू आपको पता होती है, सपोज समथिंग है 2 मीटर है, तो ये सी की वैल्यू उस केस में होती है 2। बात खत्म है, समझ में आ गई होगी इंटरसेप्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो समझ लेना बेटा। तो मैंने लाइन ये ड्रॉ करी थी। स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पर, स्लोप क्या है भाई, स्लोप आपको पता होता है वैसे सीढ़ियों का स्लोप, ये इंक्लाइन कितना है, ये एंगल थीटा। तो स्लोप यहाँ पर होता है एंगल थीटा, दैट इज टेन थीटा की वैल्यू। तो अगर आपने टेन थीटा निकाल लिया स्लोप मिल जाएगा आपको। तो ये टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर देगा भाई, टेन थीटा की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर ये सी जीरो हो गया तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई इधर था, एक्स इधर था, वाई इधर था, एक्स इधर था, तो वाई ये हो गया, एक्स ये हो गया। तो वाई अपॉन एक्स की तो एक ही पर्टिकुलर चीज है जो वैल्यू बता सकता है, वो है टेन थीटा। तो एम की वैल्यू पता करनी है तो टेन थीटा पता कर लो, एम की वैल्यू पता करनी है तो टेन थीटा पता कर लो। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इधर वाली चीज है एक्स, इधर वाली चीज है टी, तो दैट इज एक्स अपॉन टी, दैट इज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अगर आपको ये पता करना हो कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या बताता है, वो हमेशा क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है सपोज समथिंग इस तरह से, ठीक है, और वो है यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसका अगर आपको एरिया पता करना है तो वो एरिया क्या बताएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई आपके पास वेलोसिटी, ब्रेड्थ हो गया आपके पास टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे।
दो टर्म्स, वैसे तो ये 9th क्लास में शायद बताया हुआ है, बट फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ आपको। स्लोप ऑफ एक्स की ग्राफ याद रखेंगे, वेलोसिटी बताती है। एरिया ऑफ वी ग्राफ याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। एक और रह गया भाई, एक और रह गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हो गया। इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको अलग दिख रहा होगा भाई। कैसा है ये? यूनिफॉर्म मोशन का। इसका एरिया भी क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। एरिया ऑफ वीटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये याद रखना बस। बट स्लोप क्या बताएगा? स्लोप, स्लोप बोले तो वही टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा। तो दो पॉइंट्स मैंने, एक मान लिया ये, एक मान लिया ये। ठीक, एक मान लिया ये, एक मान लिया ये। तो भाई यहाँ एक ट्रायंगल बना है, इसका थीटा पता करना है। सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये वी है। तो ध्यान दीजिएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन ऑफ मोशन वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता है। तो वी माइनस यू अपॉन टी क्या होगा? ए के बराबर। तो ये क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है भाई। इस चीज का भी ध्यान रखना। स्लोप ऑफ एक्स वी टी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस वी विल बी एबल टू कंप्लीटली कंप्लीटली डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इजीली डिराइव कर सकते हो। अगर आपको ये नॉलेज नहीं पता होती जो मैंने अभी बताई है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन समझने में काफी हद तक आपको दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, अब इजीली हो जाएगा भाई। तो मैंने क्या करा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो पहली चीज तो ये बताइए, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने स्टडी करी थी वो किन कंडीशंस पे लगा सकते हैं? तो वो एक ही कंडीशन है, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस अगर पहले की बात करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, दूसरे की बात करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनका जो सीक्वेंस है ना बेटा, ये भी याद होना चाहिए। सीक्वेंस नहीं याद हुआ फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात करें तो तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। तो इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अपने लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ग्राफ एक ही होगा सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए। ठीक, वेलोसिटी v, टाइम t। मैं मान रहा हूं किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली उसके पास वेलोसिटी थी, क्या थी? u। और आफ्टर सम टाइम t उसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है, कौन सी? v। अब क्या करना है आपको? ये टेन थीटा पता करना है, ताकि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप ड्राइव कर लो। तो टेन थीटा विल गिव यू व्हाट? वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर ये u है और ये कम्प्लीटली v है, तो ये क्या मिलेगा? v माइनस यू। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर v माइनस यू अपॉन बेस है टाइम t। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया। तो v माइनस यू अपॉन टाइम t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई डिराइव। अगर मैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या पता करना है? एस। एस बोले तो एरिया, डिस्प्लेसमेंट को एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, तो आपके पास है दो फिगर्स, पहली दूसरी। तो पहली दूसरी को आपने ऐड कर देना है। तो एरिया ऑफ टू प्लस एरिया ऑफ वन। एरिया ऑफ टू बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ वन बोले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोले तो भाई लेंथ आपके पास u, ब्रेड्थ आपके पास t। अरे ऐसे मान लो, ब्रेड्थ इंटू लेंथ मान लो u इंटू टी प्लस हाफ। बेस, बेस क्या है? टाइम t। हाफ, बेस क्या है? टाइम t। हाइट क्या है? हाइट आपके पास क्या है? v माइनस यू। हाइट क्या है? v माइनस यू। तो ut तो आपके पास आ चुका है, प्लस हाफ ऑफ t इंटू वी माइनस यू। यू क्या है? ए टी के बराबर। तो यहाँ पर ए टी भी लिखना पड़ेगा। तो कितना आ गया? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये आपके पास एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया आपके पास एस होता है। फिर आपकी बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है? वो यहाँ पर भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ड्राइव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। एस अगर एरिया पता करना है तो कंप्लीट फिगर का वन टाइम एरिया पता कर लो, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, half into sum of parallel sides into distance between them, distance between them।
तो भाई एरिया आपका एस होता है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2s हो गया। इधर सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये साइड और एक ये साइड, दैट इज v और u, सॉरी u और v, तो इधर आ गया v प्लस u। डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ध्यान से देखो t है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, t है। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखो t की वैल्यू आती है v माइनस यू अपॉन ए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2s इज इक्वल टू v प्लस यू, ये आ गया, और दूसरा v माइनस यू अपॉन 2a आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन ए इज इक्वल टू 2s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपकी डिराइव हो गई इस तरह से। तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो भाई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं भाई, न्यूमेरिकल छोटा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते कैसे हैं, इजीली करने वाले क्वेश्चन है ना, कैसे आते। घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट और देख रहे हो तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, ट्रस्ट। सपोज ना, सपोज ये ग्राफ है कोई, ये ग्राफ, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया 10 सेकेंड, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर आपके पास समथिंग कोई वेलोसिटी है v नाम की, इधर आपके पास समथिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइंड क्या करना है, फाइंड करिए x, पहले पार्ट में कहाँ से कहाँ, 0 to 5 सेकेंड्स के लिए, दूसरे पार्ट के लिए 0 to 10 सेकेंड्स के लिए, दो केसेस के लिए आपको x पता करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो भाई 0 से 5 सेकंड तक का एरिया पता कर लो, 0 से 5 सेकंड तक का एरिया पता कर लो, दैट इज x। 0 to 5 के लिए एरिया कितना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो ये 1 और ये 2, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हाफ इंटू बेस कितना, यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया, हाइट कितनी 20 हो गई, प्लस लेंथ इसकी कितनी है 5 माइनस 2 3 हो गई, और ब्रेड्थ कितनी है 20 हो गई। क्या कर रहे हो सर, 20 प्लस 60 गिव्स यू व्हाट 80 मीटर्स, एक्स 5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर्स। ऐसे अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का पता करना है तो तीनों एरिया को ऐड कर दो, ये आप खुद करिए, और ताकि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख सकें, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। तो अटेंडेंस का भी ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग, बहुत ज़रूरी होती है अटेंडेंस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो इक्वेशन है, सपोज टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, फाइंड x व्हेन वेलोसिटी 0। क्वेश्चन है आपके पास ये कि इफ टाइम डिपेंड अपॉन x समथिंग इस तरह से, तो आपको x पता करना है जब वेलोसिटी 0। क्या है सर ये, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप क्या करिए, अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 लिख सकते हो, बिल्कुल। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हो, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया हमने। तो एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ठीक है। अब आपको क्या पता करनी है, पहले तो वेलोसिटी पता करिए। तो वेलोसिटी पता करने के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया डी बाई डी टी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था सर हम लोगों ने जो पढ़ा था डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन के लिए, तो वो क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर एक्स का काम टी कर रहा है और टी का काम एक्स कर रहा है, तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, टी की पावर 2 के लिए 2 टी की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 2 टी। तो इसका डेफिनेशन डायरेक्टली कितना आ गया, 2 टी आ गया। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, दिखा देते हैं कैसे। तो डी बाई डी टी ऑफ 9 है ना, तो 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बट इसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो टी की पावर 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ। टी की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा ना, इसलिए। तो अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो n 0 है, n 0 है, तो 0 इंटू टी की पावर 0 माइनस 1, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। माइनस का 60, तो 6 आ गया बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी, टी की पावर 1, तो 1 टी की पावर 1 माइनस 1 इंटू 6,
तो 6 × 1 × t⁻0, ठीक है, और 0 होती है 1, तो कितना मिलेगा 6। तो यहाँ कितना लिख दिया 6 लिख दिया भाई। तो कितनी आई वैल्यू dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई 2t - 6। पता करना है x जब वेलोसिटी होगी 0, तो ठीक है, तो वेलोसिटी तो आई है आपके पास, वेलोसिटी आई है आपके पास। तो वेलोसिटी को अगर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है, ध्यान से देखिए कितना 3 सेकंड्स। तो भाई टाइम वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, मैं यहाँ पुट करूंगा इस टाइम को, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ मुझे x मिल जाना चाहिए। x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 × 3, तो कितना है 9 + 9 माइनस का 18 गिव्स यू व्हाट 0 एज वेल। तो इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट सॉरी जब वेलोसिटी 0 थी उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी करने के लिए आ सकते हैं भाई डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद था ताकि आपको इक्वेशंस और मोशंस क्लियर हो जाए। अब इक्वेशंस और मोशंस बाय कैलकुलस मेथड करेंगे। अभी किससे करी ग्राफिकल मेथड से, अब किससे करेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो अब कैलकुलस मेथड से समझ लीजिएगा कैसे करनी है। होती बेसिकली 4 इक्वेशंस और मोशंस हैं आपकी, और मैंने ग्राफिकली 3 बताई क्योंकि करवाई 3 जाती है। 4 इक्वेशंस और मोशंस कौन कौन सी होती है, पहली होती है v = u + at, दूसरी होती है s = ut + ½ at², तीसरी होती है v² - u² = 2as, और चौथी होती है snf = u + a/2 ब्रैकेट में 2n - 1। ये 4 इक्वेशंस और मोशंस हैं जो आपको डिराइव करनी है यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस बोले तो बाय डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड। तो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है dx/dt। अगर आपने नोट्स बनाए हैं साथ में साथ तो आपको पता चल गया होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = dv/dt। इन दोनों का यूज करना है आपने, इन दोनों का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इजीली ड्राइव हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो a = dv/dt से आप इक्वेशन को स्टार्ट करें, मतलब उस डेरिवेशन को स्टार्ट करें, हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते हो तो v = dx/dt से उस इक्वेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। अब बात करते हैं v = u + at की। तो स्टार्ट करा a = dv/dt से, dv = a dt, dv = a dt। क्या करना है, बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ से टाइम t = 0 से, जब आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u थी। थ्रू आउट द पीरियड एक्सेलरेशन चला, वेलोसिटी फाइनल भी क्या हो गई v हो गई, ठीक है। टाइम t की वैल्यू कितनी, t के बराबर, s की वैल्यू कितनी, s के बराबर, s की वैल्यू कितनी, s के बराबर। तो जब इंटीग्रेशन करना है तो कहां से कहां करना है, तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन क्या करता है ऐड करता है। तो उसको आप अगर ये बता देते हो कहां से कहां ऐड करना है तो उन दो पॉइंट्स के बीच का ही वो एडिशन करता है। तो वो बोले तो लिमिट्स लगानी होती हैं, तो लिमिट्स कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर v की लिमिट्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है v के टर्म्स में, तो v की लिमिट्स, तो v की लिमिट्स कहां से कहां है u से v तक, u से v तक। a dt, तो t की लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से t तक, 0 से t तक। तो dv का इंटीग्रेशन कितना, तो जस्ट v आएगा। कैसे सर, हमें फॉर्मूला भूल गया। फॉर्मूला देखो क्या था, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n + 1/n+1, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ dv है सर, ये बीच का टर्म तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको v की पावर 0 मान लो, क्योंकि 1 तो मान नहीं सकता हूँ, ठीक है, मान लिया भाई। तो v की पावर 0, तो x की पावर n का फॉर्मूला था ये, तो v की पावर 0 + 1/0 + 1, तो क्या मिलेगा, जस्ट v मिलेगा ना। तो v मिल गया मुझे जस्ट v मिल गया। और साथ में इसकी लिमिट्स को कुछ ऐसे लगाना है u से v तक, लिमिट्स को कुछ ऐसे लगाना है u से v तक। a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका dt का, कहां से कहां 0 से t। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dv v आया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा t आएगा, और कहां से कहां 0 से t। अब इन लिमिट्स का क्या करना है, लिमिट्स को पुट करते हैं, या अपर लिमिट या लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को एक बार पुट करोगे, फिर माइनस साइन लगेगा, फिर पुट करोगे लोअर लिमिट, तो v - u = a इंटू अपर लिमिट पुट करी t माइनस लोअर लिमिट पुट करी 0, तो कितना आया v - u = a t। ये हो गई पहली इक्वेशन का मोशन डायरेक्ट। फिर बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे के लिए मैंने क्या बोला, v = dx/dt यूज करो, v = dx/dt का यूज करो। dx की वैल्यू क्या आएगी v dt के बराबर,
dx की वैल्यू क्या आएगी, v dt के बराबर। ठीक है, तो v की जगह मैं क्या यूज करूं, तो dx इज इक्वल टू v की जगह मैंने यूज कर लिया u प्लस ए टी इंटू डी टी। वी की जगह क्या यूज कर लिया, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, u डी टी प्लस ए टी डी टी के बराबर। अब इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ हर जगह का होगा, इसका x का कहाँ से कहाँ, जीरो से s, जीरो से s, इसका टाइम का जीरो से t, इसका टाइम का जीरो से t। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv v मिला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx x मिलेगा, कहाँ से कहाँ, जीरो से s तक। u तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो जस्ट t मिलेगा, कहाँ से कहाँ, जीरो से t। a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt कहाँ से कहाँ, जीरो से t। t की पावर कितनी, वन, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर वन dt, तो क्या लगा फॉर्मूला ऊपर वाला क्या है, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, क्या मिलेगा, t की पावर टू अपॉन टू। पुट करोगे तो क्या आएगा, s माइनस जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए टी की पावर टू अपॉन टू। ठीक, इधर आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो आपके पास ये होगी सेकंड इक्वेशन का मोशन का भी आपने डेरिवेशन कर लिया भाई। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई साहब, कोई भी दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, मैं बताने के लिए फिर था। ठीक है, तो आपके पास हो गई ये दो इक्वेशन और मोशंस का डेरिवेशन। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी इक्वेशन के मोशन का डेरिवेशन। बहुत आसान है ना भाई, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी भाई, मैं नहीं कहता भाई इतनी जल्दी हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि यार जो चीजों को मैंने 15 दिन में पढ़ाया आपको एक दिन में पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा ना भाई, क्वालिटी में भी और क्लैरिटी में भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा। डिफरेंशियल नाम का टॉपिक मैंने आप 5 मिनट में खत्म करा, पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर लगा हुआ है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैंने ग्राफिकली एक अलग लेक्चर में डेराइव करा, कैलकुलस वाले को अलग डेराइव करवाया। तो भाई यहाँ एक ही वीडियो में सब कुछ चल रहा है। ग्राफ्स में अलग एक पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बताए थे, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स अलग अलग ब्रांचेस है, इनको अलग वे में बताया था। सोचिए 10-15 वीडियोस इस एक पर्टिकुलर वीडियो का रिजेम्बलेंस कैसे कर सकती हैं भाई, वो अपनी जगह है यार। ठीक है, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, इसको ड्राइव करना है तो किसका यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी का यूज करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, पहले इसमें जो चीज याद रखनी है, डीएस से मल्टीप्लाई करो, डीएस से डिवाइड करो। ठीक है, कर दिया, ए इज इक्वल टू, ये याद रखना है इसमें डीवी ओवर डीएस आया, इधर इधर डीएस ओवर डी आ गया। ठीक, डीएस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोला डीएक्स ओवर डी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो dv ओवर ds इंटू वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए, तो a इंटू डी एच इज इक्वल टू वी डी वी, इसको इधर भेज दिया, a ds इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कहाँ से कहाँ, जीरो से s, u से v, तो a तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds कहाँ से कहाँ, जीरो से s, इधर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, v की बार वन, तो क्या आएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, कितना, v की बार टू अपॉन टू, तो v की पावर टू अपॉन टू, लिमिट्स पुट करी कहां से कहां, u से v तक। तो ध्यान से देखो, अब a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, जस्ट s, कहां से कहां, जीरो से s, इधर वन बाय टू तो आ गया बाहर, लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, और इधर a ब्रैकेट में s माइनस जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, इधर टू ए एस आ गया, उधर क्या बोला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है इसमें। ठीक है भाई, तो आपकी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव होगी। अब बात करते हैं चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन की, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या आता है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में, किसका यूज करना है, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डिट्टो वैसी ही है, देखो कुछ बस लिमिट्स का फर्क पड़ेगा। जैसे लिमिट्स की बात करें तो इसमें अब ये लिमिट्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि इसमें बात करते हैं किसी भी एक सेकंड पर कितना डिस्टेंस, ऐसे में किसी भी एक सेकंड पर, पहले सेकंड पर कितना, दूसरे पे अलग कितना, तीसरे पे अलग कितना, और ये क्या बात करता है, टोटल ऑफ 2 सेकंड्स, टोटल ऑफ 3 सेकंड्स, टोटल ऑफ 4 सेकंड्स।
ये जस्ट चौथे की बात कर रहा है और ये सारे चार की बात कर रहा है, सारे के सारे 4 सेकंड। उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा चार इंक्लूड हो जाएंगे, बट ये फोर्थ सेकंड की बात कर रहा है। नहीं समझ में आया? देखो, ये पहला सेकंड यहाँ खत्म हुआ, दूसरा यहाँ खत्म हुआ, तीसरा यहाँ खत्म हुआ, चौथा यहाँ खत्म हुआ, सपोज ये n सेकंड से यहाँ तक, तो ये जस्ट फोर्थ सेकंड की बात करेगा, तो फोर्थ सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हुआ। इस डिस्टेंस को नाम देते हैं एस एन एथ, दैट स्टैंड्स फॉर फोर्थ सेकंड। तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा और बेस में क्या लिखा जाएगा? S4। S4 बोले तो फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस। बट अगर मैं इसका यूज करूंगा तो टाइम चारों सेकंड्स की बात करेगा, टाइम 4 सेकंड्स की बात करेगा। जब n सेकंड्स की बात करेंगे, जस्ट उसके पहले सेकंड की बात करो तो n-1, n-1, n-1 तक का जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दे दो Sn-1। और टोटल n सेकंड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस Sn हो गया। अब मुझे पता करना है 1 सेकंड का डिस्टेंस, जो कि ये है, जो कि ये है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो Sn में से माइनस करना पड़ेगा Sn-1, ठीक। तो टाइम की लिमिट्स आपको मिल चुकी है, कहां से कहां है? n-1 से n तक। और s की लिमिट्स भी आपको मिल चुकी हैं, कहां से कहां? Sn-1 से Sn तक, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू वी डी टी, तो dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, वही सेम जो इसमें करा था सेकंड इक्वेशन मोशन। फिर यू डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे अभी, कहाँ से कहाँ? x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है? s इक्वल टू n-1 से, पहले ये आया n-1 से Sn तक। टाइम कहाँ से कहाँ तक? n-1 से n तक, n-1 से n तक, और इसका टाइम n-1 से n तक। सॉल्व करो जल्दी से। तो जस्ट x आया, ठीक, कहाँ से कहाँ तक? Sn-1 से Sn तक। इधर u बाहर आ गया, टाइम की लिमिट्स n-1 से n तक, प्लस a बाहर आ गया t² अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से n तक। वैल्यूज को पुट करने के बाद अपने आप सॉल्व करना, ये निकल आएगा भाई, ये आपका काम है, ठीक है। इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि आपकी अटेंडेंस को मैं काउंट कर सकूं, देखूं तो कितनों ने खुद करा है बाद में, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गई थी चारों इक्वेशंस और मोशंस जो अपने लोगों ने डराइव कर लिए भाई। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने देखा था थोड़ी देर पहले तो टाइम हो चुका था 46 मिनट्स, अब पता नहीं कितना हो चुका है। जो यहाँ तक पहुँचा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना यार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज अ बॉडी कवर्स, अ बॉडी कवर्स 20 मीटर इन सेकंड, 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 जो दूसरे सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा था वो सेकंड सेकंड था, ठीक है। एंड 30 मीटर इन 4 सेकंड, एंड 30 मीटर इन फोर्थ सेकंड, ठीक। बॉडी का मोशन कैसा? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, मतलब u एंड a पता करना है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात होती है, जब भी पर्टिकुलर सेकंड की बात होती है, तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगती है? एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, ब्रैकेट में 2n-1। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडिशन कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स में सारा डिस्टेंस कितना कवर करा? 6 सेकंड्स में सारा डिस्टेंस, 6 सेकंड नहीं लिखा है, 6 सेकंड्स। तो एस एन एथ, तो एस एन एथ 20 यू प्लस ए की वैल्यू पता नहीं है अपॉन 2, 2 इंटू एन, एन कितना? सेकंड, एन का मतलब कौन से सेकंड की बात हो रही है? सेकंड सेकंड की बात हो रही है, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1, दैट बिकम्स 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, ब्रैकेट में 4 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इक्वेशन बन जाती है u प्लस 3 a अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। तो इधर आ जाएगी 40 2u प्लस 3a, ये होगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं देखना चाहूँ तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा। 30 इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2, 2 इंटू एन की जगह 4 हो गया माइनस 1, तो 30 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 60 2u
प्लस 4 7, ठीक है। तो ये आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन। इसको इसके नीचे ले आओ तो 42u प्लस 3a, ठीक है। माइनस कर दीजिए पूरी, तो क्या मिलता है, ये आ गया 20, ये से कैंसिल आउट, 4a की वैल्यू कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भाई ए की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आपका काम है ए को इसमें पुट करो, ए को इसमें पुट करो, यू निकालो, यू आ गया, ए आ गया, टोटल डिस्टेंस टाइम टी 6 सेकंड्स में निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। इसी के साथ आपकी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है तो धन्यवाद, अगर नहीं हुई है तो सॉरी। और पूरा पूरा 1 घंटा यूटिलाइज करिएगा अच्छे से। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल।